हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी। तो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जैसे अगर आपका सपना है डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, तो मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल के प्लेटफॉर्म पे यहां पर आपको तैयारी कराई जा रही है फाउंडेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन की तैयारी भी अकेला मैग्नेट ब्रेन्स आपको करा रहा है और वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। ये सारा मटेरियल जितना भी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल है, सारा बेस्ट कंटेंट, सारे बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहां पर अवेलेबल है। 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको यहां पे पे नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये वीडियो है क्लास 6 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 11 आप लोग वॉच कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 की थ्योरी, चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। और उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 1 पूरे तरीके से वॉच किया होगा। पार्ट 1 मतलब यहां पर मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, रिलेटेड टू व्हाट इज अर्थमेटिक, व्हाट इज ज्योमेट्री, व्हाट इज अलजेब्रा। तो वहां पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था और आपको मैस्टिक पैटर्न रिलेटेड एक्सरसाइज 11.1 में यूज होने वाली थ्योरी, वो पूरा थ्योरी 1 में मैंने आपको दी थी। यहाँ पे जो आप सेकंड वीडियो वॉच कर रहे हैं थ्योरी की, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो है वर्ड वेरिएबल और एक्सप्रेशंस का यूज। मतलब आपकी जो एक्सरसाइज 11.2 और 11.3 है, वहां पे क्या कंसेप्ट यूज होना है, वो कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सब कुछ हम लोग समझेंगे इस थ्योरी लेक्चर में। तो इस थ्योरी लेक्चर मतलब आप जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, इस थ्योरी लेक्चर में आप लोग इसको पूरा सुनने के बाद आराम से खुद से एक्सरसाइज 11.2 और 11.3 सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो थ्योरी को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा और जिसने भी पहली थ्योरी वॉच नहीं की है, जहां पे इंट्रोडक्शन और मैस्टिक पैटर्न के बारे में बताया गया था, वो पहले वीडियो वॉच कर लें, क्योंकि वही चीज आगे हम लोग इस थ्योरी में भी समझा रहे हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम आ जाते हैं यहाँ पे एक छोटी सी बात पे कि भाई हमने जो लेक्चर 1 में समझा था, लेक्चर 1 में मतलब जहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन लिया था, आपने वर्ड अलजेब्रा समझा था, आपने वहाँ पे वर्ड अर्थमेटिक समझा था, आपने वर्ड वहाँ पे वेरिएबल भी सुना था, ठीक है। इन चीज़ों का आगे चल के कैसे यूज होता है, कौन कौन से वो रूल्स हैं जहाँ पे आप लोगों को वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है और कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैथमेटिक्स में अगर मैं पहली बात करूं तो वो है रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री। अगर मैं ज्योमेट्री में बात करूं तो ज्योमेट्री में कई जगह पे आप वेरिएबल्स सुनने वाले हैं, ठीक है। अब वेरिएबल्स मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि वेरिएबल्स एक अननोन क्वांटिटी को बोलते हैं, एक ऐसी वैल्यू जिसको एज्यूम कर लिया जाता है। मैथमेटिक्स के अंदर जब कोई नंबर आपको नहीं पता लेकिन आपको मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस करना है, उस केस में आप लेटर्स का यूज करते हैं, और वो भी स्मॉल लेटर्स का, ए से लेके जेड तक। ये जो स्मॉल लेटर्स हैं, इनका यूज करते हुए हम लोग रूल्स बना सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। ये आपने मैस्टिक पैटर्न में देखा, ठीक है। अगर मैं ज्योमेट्री लेवल की बात करूं तो ज्योमेट्री में कहाँ कहाँ यूज होता है, तो एक छोटी सी बात इन्होंने यहाँ बताई है कि आप कई फॉर्मूलाज में आप कई जगह पे वेरिएबल्स का यूज करने वाले हैं इन फ्यूचर। अब सर कैसे? ज्योमेट्री पार्ट में आपने सुना है एरिया कैलकुलेट करना, आपने सुना है वॉल्यूम कैलकुलेट करना, आपने पेरीमीटर वर्ड सुना है। तो पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल द साइड्स। कोई भी एक क्लोज फिगर अगर मुझे दिया है, कोई भी पॉलीगन दिया है मुझे, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, उन नंबर ऑफ साइड्स का अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर मतलब एक ऐसी लेंथ, सम ऑफ ऑल द साइड्स, एक ऐसी लेंथ जो सारे साइड्स का टोटल सम हो, वहां पे वेरिएबल का क्या यूज है, तो उसको समझिएगा। देखिएगा, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड ऑफ अ रेक्टेंगल इन द चैप्टर मेंसुरेशन। आपको एक चैप्टर है मेंसुरेशन, उसमें आप ये वर्ड सुनेंगे। कौन सा वर्ड? आप वर्ड वहां पे सुनेंगे पेरीमीटर। और जिसने भी ये चैप्टर पूरा वॉच कर लिया है, मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करके अपलोड करवा दिया है। आप पहले मेंसुरेशन को जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मेंसुरेशन में आपको ये वर्ड सुनने को बहुत मिलेगा, वर्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है दो वर्ड्स का मिला जुला संबंध है। यहाँ पे पेरी का मतलब होता है आउटर बाउंड्री, ठीक है, या साइड्स। पेरी मतलब साइड्स या बाउंड्री या फेंसिंग बोल लो। मीटर का मतलब लेंथ।
तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज वर्ड होता है पेरीमीटर। ये पेरीमीटर वर्ड आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल का कैलकुलेट करना सीखा था, चैप्टर का नाम था मेंसुरेशन। इस चैप्टर में जहां पे अलजेब्रा है, हियर, ठीक है, हियर वी गो बैक टू देम टू राइट देम इन द फॉर्म ऑफ अ रूल। उसी चीज को हम यहां पर सीखने वाले हैं एक रूल के रूप में, मतलब कैसे वेरिएबल का यूज करके, कैसे नंबर्स का यूज करके रूल्स बनते हैं। क्लियर है? और वही चीज आपको यहां पे सिखाई जा रही है। चलिए सबसे पहले हम पिक कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? तो सबसे पहले आप मेरे पीछे डायग्राम देख रहे हैं। स्क्वायर एक ऐसा फिगर जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। वही चीज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्क्वायर का पहले लाइन में दिया है। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगन, सबसे पहले तो वर्ड पेरीमीटर के बारे में बताया है। और पॉलीगन वर्ड का मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है मैनी, गन का मतलब है साइड्स। जब बहुत सारी साइड मिलके, मतलब 3 या 3 से ज्यादा साइड्स मिलके जब कोई क्लोज्ड फिगर बनाती हैं, ऐसे फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। स्क्वायर एक पॉलीगन है, रेक्टेंगल एक पॉलीगन है, काइट एक पॉलीगन है। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हमें पता है जब भी हमें पेरीमीटर निकालना है किसी भी ऐसे फिगर का जिसमें 3 या 3 से ज्यादा नंबर ऑफ साइड्स हैं और उन साइड्स का यूज करके कोई क्लोज्ड फिगर बन रहा है, तो हमें पता है हमें क्या करना होता है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स करना होता है। हमें ये चीज पता है कि पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो पेरीमीटर अगर किसी भी पॉलीगन का हमें निकालना है तो इस केस में हम सम ऑफ ऑल साइड्स कर देते हैं। सिंपल, जितनी भी साइड्स हैं उनका सम कर देते हैं। क्लियर है? तो सम ऑफ ऑल साइड्स। A square has 4 sides. स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में बेसिकली 4 साइड होती हैं और चारों की सारों साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में। ठीक है, उनका जो मेजरमेंट है, उनका जो लेंथ का मेजरमेंट है, मान लो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो बाकी 3 साइड भी 5 सेंटीमीटर होंगी। तो स्क्वायर इज बेसिकली व्हाट? स्क्वायर इज अ क्लोज्ड फिगर ऑफ 4 साइड्स। ठीक है, जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्क्वायर के बारे में आपको यहां पे दिया है। अब अगर मैं यहां पे रूल बनाने की बात करूं तो स्क्वायर के केस में आप एक चीज समझना कि जब मैं रूल बनाने की बात करूंगा तो यहां पे ये कह रहा है वी गेट द रूल ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर का मतलब देखो यहां पे स्क्वायर अभी हमने बताया ऐसा एक फिगर जिसमें जो लेंथ है साइड्स की वो सब इक्वल है। ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। इस केस में अगर मैं बोलूं कि पेरीमीटर क्या होगा तो आप कहेंगे सर पेरीमीटर इस केस में एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। ये एल क्या है? ये एल वेरिएबल है, यहां पे लेंथ। ठीक है, मतलब हमने लेंथ को एल मान लिया, तो हमने एक स्मॉल एल लिया है जो कि ये डिनोट कर रहा है कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो एल यूनिट्स है। और ये सारे एल यूनिट जब आपस में ऐड होंगे तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एल। ठीक है, एल प्लस एल इज 2l, एल प्लस एल इज 2l, 2l प्लस 2l इज 4l। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बनता है, यही इन्होंने बोला। thus we get the rule for the perimeter of a square, the perimeter also to be represented by a variable। ठीक है, और अगर मैं वर्ड पेरीमीटर को किसी वेरिएबल के थ्रू दिखाना चाह रहा हूं तो चलो यहां पे एक स्मॉल p ले लेते हैं। तो देखना, किसी भी चीज को जब आप एज्यूम करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर तो वहां पे एक अननोन क्वांटिटी आप लिख देते हैं स्मॉल लेटर्स के रूप में और ये एक रूल बन जाता है। रूल मतलब ये एक फॉर्मूला बन गया कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ एल। यही चीज यहां पे लिखी। देन द रूल फॉर द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज एक्सप्रेस्ड एज द रिलेशन बिटवीन पेरीमीटर p एंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। और इसको हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? तो हम एक इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू ये इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। 4l का मतलब है जो 4 है ये l के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। यहाँ पे ये चीज सिखाना चाह रहा है। तो 4 एक नंबर और एक वेरिएबल दोनों जब आपस में मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको हम कहते हैं 4 मल्टीप्लाइड विथ l। मल्टीप्लाई का साइन लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल हम 4l लिख देते हैं।
तो इट इज द रिलेशन बिटवीन द पेरीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। क्लियर है? तो यहां पे देखिए कैसे एक फॉर्मूला फॉर्म हुआ। फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हमने एक वेरिएबल का यूज किया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो रेक्टेंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड तो हैं लेकिन सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और इंटीरियर एंगल जो है वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, वी नो दैट अ रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स। हमें ये पता है कि रेक्टेंगल में टोटल 4 साइड्स होती हैं। द रेक्टेंगल ABCD अगर हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं तो इसके जो साइड्स हैं वो है AB, BC, CD एंड DA। दिख रहा है हमें? चलिए, द अपोजिट साइड्स ऑफ एनी रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। ये हमें रूल पता है, ये हमें लॉ पता है कि रेक्टेंगल हमेशा हम उसको बोलेंगे जहां पे सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। क्लियर? Thus in the rectangle ABCD let us denote by L the length। अगर हम L से डिनोट कर दें किसको? लेंथ ऑफ द साइड AB। यहाँ पे देखो वेरिएबल का यूज हो रहा है। लेंथ मतलब नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, एक पॉइंट A से लेके एक पॉइंट D से लेके C तक की जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है, इसको अगर मैं L से डिनोट कर दूं और अगर मैं B से लेके C तक की जो लेंथ है, इस फिगर की जो चौड़ाई है जिसको हम ब्रेथ बोलते हैं इंग्लिश में, अगर मैं उसको B से डिनोट कर दूं तो इस केस में जो पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का वो क्या होगा? तो देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या है? तो पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लेंथ हॉरिजॉन्टल प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ कर देंगे? भाई पेरीमीटर का मतलब है सारी साइड्स का सम, तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा ये इस फॉर्मूले से डिनोट होगा? तो देखो हमने एक रूल बना दिया। तो यहां पे यही सिखाना चाह रहा है कि कैसे वेरिएबल्स का यूज करके हम रूल्स बना सकते हैं, और यही चीज आगे भी हमें लिख के दी है। अगर मैं इसको यहां से रब कर दूं तो यहाँ पे हम मूव करते हैं आगे। इसमें हमें क्या लिख के दिया है? इन्होंने लिख के दिया है द रूल देयरफॉर इज दैट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2L plus B। अभी हमने लिखा था द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट? 2L plus 2B। क्लियर है? और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। Where L and B are respectively the length and the breadth of the rectangle, if we denote the perimeter of a rectangle by the variable P, अगर मैं रेक्टेंगल के पेरीमीटर को P से डिनोट करूं, स्मॉल p से, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वैल्यू तभी निकलेगी जब हम लेंथ को 2 गुना मतलब 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ कर देंगे। बताइए क्या मैं ऐसा डिनोट कर सकता हूं? तो PLB मैंने एज अ वेरिएबल यूज किया और यहां से मैंने एक चीज सीखी कि हम कुछ रूल्स बना सकते हैं। If your studies of geometry you will come across several rules। जब आप ज्योमेट्री के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे 7th क्लास 8th क्लास में, तो बहुत सारे रूल्स बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको मिलने वाले हैं। ठीक है? Dealing with the perimeter and area of the plane figures and the surface areas and volumes of the 3-dimensional figures। 9th क्लास 10th क्लास में आपके पास 3D फिगर्स आने वाले हैं। 3D फिगर्स में हम लोग पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम इन सब के बारे में बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो मैं अभी सिर्फ आपको वर्ड्स सुना रहा हूं कि ये चीजें भी आपको डिफरेंट रूल्स देखने को, डिफरेंट फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे और हर जगह इन फ्यूचर आप वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं मैथ्स के अंदर। तो अभी तक 5th क्लास तक आप सिर्फ नंबर्स का यूज करते थे, अब 6th क्लास ऑनवर्ड्स हमें यूज करने हैं क्या? हमें यूज करने हैं वेरिएबल्स, लेटर्स का यूज करना है। ये मानते हुए हमें ये दिमाग में रखना है कि ये किसी नंबर को डिनोट कर रहे हैं। जो भी ऑपरेशंस हम नंबर्स के ऊपर लगाते थे वही सेम ऑपरेशंस हम वेरिएबल्स पे भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे यही रूल सीख रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई किसी वेरिएबल के साथ हुआ, फिर वो ऐड हो रहा है 2 मल्टीप्लाइड विद b के साथ, और यहाँ पे जो स्मॉल p है वो पेरीमीटर को डिनोट कर रहा है।
तो रूल्स कैसे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल्स एंड नंबर्स, इसी चीज को हम कहते हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा इज द लैंग्वेज, बेसिकली अलजेब्रा इज द लैंग्वेज, या ऐसा मैं बोल दूं इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जहां पे नंबर्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल रिलेशंस का यूज होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, कुछ रूल्स बनाने के लिए, कुछ फॉर्मूलाज बनाने के लिए। यही अलजेब्रा है। क्लियर है? तो 6th क्लास में आप यही चीज समझ रहे हैं। ऑल्सो यू मे ऑब्टेन फॉर्मूलाज फॉर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन एंड सो ऑन। आप इन फ्यूचर बहुत सारे पॉलीगन्स के अंदर बनने वाले डायगोनल्स, अगर मैं आपको बोलूं ये एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है इस तरीके से, और कितनी साइड है? टोटल 5 साइड है, तो आप कहेंगे सर ये एक पेंटागन है। इसके डायगोनल की लेंथ निकालना, इससे भी रिलेटेड रूल्स हम लोग 7th 8th 9th में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो बहुत सारी जगह पे ज्योमेट्री में जो रूल्स बनते हैं, मैक्सिमम जगह पे हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं। क्लियर है? यही चीज आपको यहाँ पे सिखाई जा रही है। अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक में से, ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे ज्योमेट्री के, फिगर्स पे डिपेंड था। अगर मैं सिर्फ नंबर्स की बात करूं, अर्थमेटिक केस की बात करूं, तो आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था होल नंबर्स, ठीक है, नंबर सिस्टम नोइंग योर नंबर्स के बाद आपने होल नंबर्स एक चैप्टर पढ़ा था। होल नंबर्स में आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े, मैं ऐसे कहूंगा वहां पे आपने 4 लॉज पढ़े थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अर्थमेटिक में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जहां पे वेरिएबल्स का यूज होगा और इसको हमें समझने के लिए आसान हो जाएगा। वेरिएबल्स का यूज, लेटर्स का जब हम यूज करते हैं तो रूल्स बनाना आसान हो जाते हैं। एक छोटा सा इन्होंने पहला लॉ जो लिया है वो है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। कम्यूटेटिविटी, अगर आप ध्यान दें तो कम्यूटेटिविटी कहती है कि हम नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं किसी भी मैनर में, ठीक है। एडिशन के केस में अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको यह सिखाया गया था कि 1 + 2 का आंसर 3 होता है और 2 + 1 का आंसर भी 3 होता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं नंबर्स आगे पीछे कर दूं। अगर मुझे एडिशन लगाना है, साइन यूज करना है 2 नंबर्स के बीच में, तो मैं नंबर्स को आगे पीछे करके लिख सकता हूं। ये था आपकी कम्यूटेटिविटी लॉ, कम्यूटेटिव बोलते हैं इसको। और कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स यही था, एकदम आप मानते हैं। कोई भी 2 नंबर हैं आपके पास, 1 and 2, 2 and 1, अगर आप 1 + 2 करेंगे तब भी आंसर 3 आएगा, अगर आप 2 + 1 करेंगे तब भी आंसर 3 आएगा। कम्यूटिंग मीन्स इंटरचेंजिंग, यह आपको रीअरेंजमेंट सिखाता है। आप नंबर्स को आगे पीछे करके लिख सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये आपने चैप्टर में पढ़ा है, जो आपका पहला चैप्टर था होल नंबर्स या नोइंग योर नंबर्स में आपने कहीं ना कहीं ये लॉस जरूर पढ़े, ठीक है। कम्यूटिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इन एडिशन डज नॉट चेंज द सम, यही चीज बोल रहा है कि अगर मैं 2 नंबर्स को इंटरचेंज कर दूं, आगे पीछे करके ऐड करूं, तो उनके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। The use of the variables allow us to express the generality of this property in a concise way. अब यहां पे algebra का कहां यूज है? देखो, अगर मैं यहां पे लेटर्स का यूज करता हूं, मैं कहता हूं कोई भी 2 लेटर ले लो, मैं कहता हूं कोई भी 2 लेटर ले लो, एक लेटर ले लो A और दूसरा लेटर ले लो B, इनको कोई नंबर एज्यूम कर लो, कुछ भी नंबर एज्यूम कर लो, और आपको नंबर नहीं पता तो लेटर्स ठीक है बताने के लिए, तो A and B मैं ऐसा बोल सकता हूं। अब देखो, इसको एक जनरल फॉर्म में अगर किसी को कम्यूटेटिव लॉ समझाना है विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, तो आप क्या ऐसा बोल सकते हो कि हम चाहे A + B करें, हम चाहे B + A करें, इन दोनों के रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होने वाला। तो देखो, मैंने कितने जनरल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ लेटर्स आपको ये लॉ सिखा दिया, ठीक है। तो यही एक बहुत अच्छी चीज अलजेब्रा हमें सिखाता है कि लेटर्स का यूज करते हुए, लेटर्स को एज अ नंबर मानते हुए, मैथमेटिकल रिलेशंस का यूज करते हुए, हम किसी को भी एक जनरल लैंग्वेज में, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी रूल को, किसी भी फॉर्मूला को एक जनरल लैंग्वेज में, एक जनरल वे में हम एक खुद का रूल बना के सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सो दैट आसान तरीके से सामने वाले को चीजें समझ आ जाएं। तो यही चीज आप यूज कर सकते हैं, कम्यूटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, देन A + B = B + A, वही चीज लिखिए जो मैं समझा रहा था। तो मेरी एक एक बात पे आप ध्यान जरूर रखना, मैं जो बोलता हुआ जा रहा हूं।
सेकेंड लॉ आपने अर्थमेटिक में पढ़ा है, ये तो था आपका कॉम्यूटेटिविटी लॉ, ठीक है। एक आपने लॉ पढ़ा था कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, एक एडिशन पढ़ा था, एक मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था। अगर मेरे पास कोई दो नंबर है, मैं बोल रहा हूँ 1 और 2 कोई दो नंबर है, मैं चाहे 1 इंटू 2 कर दूं, मैं चाहे 2 इंटू 1 कर दूं, इन दोनों के रिजल्ट में कुछ अंतर आएगा क्या? कोई अंतर नहीं आएगा, रिजल्ट सेम ही रहेगा। मैं नंबर्स को क्या कर सकता हूं, मैं कॉम्यूटेटिव कर सकता हूं, मैं रीअरेंज कर सकता हूं, मैं इंटरचेंज कर सकता हूं। क्लियर है? तो यही लॉ है। Commutativity of multiplication of two numbers in a chapter whole numbers, we have seen that for multiplication of two numbers, the order of the two numbers being multiplied does not matter. ये मैटर नहीं करता कि वो किस ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं। This property of numbers is known as commutativity of multiplication of numbers. Commuting, interchanging the order of the numbers in multiplication does not change the product. इनके प्रोडक्ट का रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा, रिजल्ट वही आ रहा है 2 and 2। आप 7 इंटू 3 कर लो, 7 इंटू 3 भी 21 होता है, 3 इंटू 7 भी 21 होता है। किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा अगर मैं नंबर्स को आगे पीछे करके लिख दूं। तो यूजिंग द वेरिएबल्स, अगर यहीं पे मैं बोलूं कि मैं वेरिएबल्स का यूज कर रहा हूं, मुझे नहीं पता बट मुझे ये लॉ अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं एक जनरल लैंग्वेज में इस लॉ को वेरिएबल्स का यूज करते हुए कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं? मैं कहूंगा लेट ए एंड बी टू वेरिएबल्स, ठीक है, या टू नंबर्स, और कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स सेज दैट a मल्टीप्लाइड विथ b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड विथ a। देखो पीछे मैंने एडिशन के बारे में सीखा, यहां पे मैंने मल्टीप्लीकेशन के बारे में सीखा। तो commuting using variables a and b, as in the case of addition, we can express the commutativity of multiplication of two numbers as a multiplied with b is equals to b multiplied with a। तो आपने इससे पहले क्या सीखा? आपने इससे पहले सीखा कि a plus b is equals to b plus a and a multiplied with b is equals to b multiplied with a। Interchanging in the case of multiplication and addition, ठीक है, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, हम वेरिएबल्स के थ्रू रूल्स बना सकते हैं। तो यही चीज हम वेरिएबल्स में सीख रहे हैं, मतलब वेरिएबल्स का कैसे यूज करना है इस वीडियो में हम ये चीज सीख रहे हैं। क्लियर है यहां तक मेरी बात? चलिए, एक लास्ट लॉ आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव भी, डिस्ट्रीब्यूटिव को याद करिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना। मैंने ये एग्जाम्पल आपको इस चैप्टर में सिखाया, होल नंबर के चैप्टर में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपको टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हमारे पेरेंट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाते हैं, वही ये फॉर्मूला भी हमें सिखाता है। ये कहता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है और उस ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है, तो वो नंबर उस ब्रैकेट के अंदर दिए हुए दोनों वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं ऐसा समझाता हूं आपको कि मान लो 2 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 + 7 के साथ। अगर इसको सॉल्व करना है तो लॉ हमें ये सिखाता है कि 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 7 से भी मल्टीप्लाई होगा। 2 × 3 इज 6 प्लस 2 × 7 इज 14 और इसका आंसर आएगा 20। ये लॉ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाता है। अगर मैं ऐसे ही सिखाऊं आपको कि मान लीजिए कोई 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए कोई 3 वेरिएबल हैं आपके पास, एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है b, एक वेरिएबल है c। आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रूल के रूप में समझाओ। देखो मैंने एक रूल बना दिया है यहाँ पे, और कितना सिंपल, कितना आसान रूल में समझा सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मान लीजिए a ब्रैकेट के बाहर लिखा है और ब्रैकेट के अंदर b + c है, तो यहां पे हम कहते हैं कि a b को भी मल्टीप्लाई होगा, a c को भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम यहां पे देखो वेरिएबल के थ्रू हम कह रहे हैं कि a मल्टीप्लाइड विद b, a मल्टीप्लाइड विद c, तो a मल्टीप्लाइड विद b एडेड विद a मल्टीप्लाइड विद c। ये एक जनरल रूल हो गया इस लॉ को बताने के लिए, इस प्रॉपर्टी को बताने के लिए।
तो यहाँ पे हमें यही सिखाया जा रहा है कि कहाँ हम कैसे वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ क्यों हो रहा है, वो सब रीज़न हमें यहाँ पे समझा रहे हैं कि ज्योमेट्री में कई जगह पे आप वेरिएबल्स देखने वाले हो, अर्थमेटिक में आप कई जगह पे वेरिएबल्स देखने वाले हो। इनके हेल्प से अब वो आगे सिखाने वाला है आपको एक्सप्रेशंस वर्ड, जो इस चैप्टर में जब अपन चालू कर रहे थे तो आप देखेंगे यहाँ पे भी अगर आप लिखे हुए देखें तो वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन। अभी तो हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों है ना, और वेरिएबल्स के थ्रू किस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स का यूज़ करके किस तरीके से जनरल फॉर्म में किसी भी चीज़ को समझा सकते हैं। इसलिए वेरिएबल्स और नंबर्स और मैथमेटिकल चीज़ों का यूज़ किया जाता है। क्लियर है ये चीज़? अगर अब मैं स्विच होता हूँ वर्ड एक्सप्रेशन के ऊपर, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस विथ वेरिएबल्स, मतलब ऐसी एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल्स का यूज होता है। सबसे पहले तो आप मैथमेटिक्स में वर्ड एक्सप्रेशन को समझना। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन का मतलब है कि समथिंग टू एक्सप्रेस। इंग्लिश वर्ड है ये, एक एक्सप्रेशन। आपके फेशियल लुक से सामने वाला ये समझ जाता है आप आज दुखी हो, खुश हो, आप कैसे हो, ठीक है। तो शक्ल के थ्रू हम किसी का एक्सप्रेशन समझ सकते हैं, मतलब एक्सप्रेशन देख के हम उसके दिल की बातें समझ सकते हैं। यही चीज मैथमेटिक्स के अंदर भी है। अगर मुझे कोई अपनी दिल की बात किसी को बतानी है इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैं एक्सप्रेशंस के थ्रू उस चीज को डिनोट करता हूं, और इसीलिए हम वर्ड अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। एक्सप्रेशंस का मतलब यहां पर यह है कि मैं जब नंबर्स के साथ में वेरिएबल्स को लगाता हूं और इनके बीच में जब किसी मैथमेटिकल रिलेशन को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, तो ये जो तरीका होता है अपनी बात को रखने का, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा बोलता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास कुछ चॉकलेट्स हैं, मेरे पास कुछ टॉफीज है। तो मेरे पास कितनी टॉफीज हैं, कितनी मानूं? कुछ भी मान सकते हैं, नंबर वेरी कर सकता है। तो क्यों ना मैं मैथमेटिकल लेटर के थ्रू इस चीज को समझाऊं। मैं बोलता हूं लेट द नंबर ऑफ टॉफीज व्हाट आई हैव इज एक्स। बात समझ रहे हैं? मैंने एक वेरिएबल ले लिया। व्हेन एडेड विथ द नंबर ऑफ टॉफीज व्हाट यू हैव, मैं बोल रहा हूं हो सकता है आपके पास 10 टॉफीज हैं। क्लियर व्यू है कि आपके पास 10 टॉफीज है। अगर आपकी टॉफीज और मेरी टॉफीज को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, when x is added up with 10, मेरे पास जो टॉफीज थी when they are added up with 10 the toffees what you have, तो इस चीज को मैथमेटिक्स में क्या मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं x + 10 के रूप में। तो यही चीज है एक्सप्रेशन। क्लियर है? क्या बोला है यहाँ पे, इस चीज को समझना। इन अर्थमेटिक वी हैव कम अक्रॉस एक्सप्रेशंस लाइक 2 × 10 + 3, 3 × 100 + 2 × 10 + 4 एक्सेट्रा। ये बोल रहा है मैथमेटिक्स में 5th क्लास तक, 7th क्लास तक, मतलब 6th क्लास तक या 5th या 6th क्लास तक आप नंबर्स एक्सप्रेशन देखते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पे सिर्फ नंबर्स हैं, किसी चीज़ों को एक्सप्रेस किया गया है। इन्होंने बोला है 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी वैल्यू आएगी उसको बाद में +3 कर दीजिए। ये क्या किया? ये हमने किसी चीज़ को एक्सप्रेस किया सिर्फ नंबर्स और मैथमेटिकल रिलेशंस का यूज़ करके। मल्टीप्लिकेशन एडिशन का हमने यूज़ किया है। तो जब नंबर्स और सिर्फ मैथमेटिकल रिलेशंस को हम यूज़ कर रहे थे अभी तक, 5th क्लास और 6th क्लास में भी कई चैप्टर्स में आपने इस तरीके से देखा, तो इस केस में ये भी एक एक्सप्रेशन है। ये अभी ये बताना चाहता है। इन अर्थमेटिक वी हैव कम अक्रॉस एक्सप्रेशंस लाइक दिस एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर्स। ये ऐसी एक्सप्रेशंस हैं जो सिर्फ नंबर्स का यूज करके बनी है। 2, 10, 100, 1000, 3, 7, 9, 99, 93, कई नंबर्स आपस में जब मैथमेटिकल रिलेशंस के साथ लिख के दे दिए जाते हैं तो उनको नंबर एक्सप्रेशंस कहते हैं। यही चीज सेकंड में लिखी है। क्लियर है? टू फॉर्म एक्सप्रेशन वी यूज ऑल द 4 नंबर ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये कह रहा है जब भी आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एक्सप्रेशन में हमेशा चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज कर सकते हैं। होता है प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा। 2 नंबर्स के बीच में कोई भी रिलेशन लगा सकते हैं। 2, 4, 5, 10 नंबर, जितने नंबर्स को साथ लिख के एक्सप्रेस करना है, ठीक है, उनमें कोई भी आप मैथमेटिकल रिलेशन लगा के एक्सप्रेस कर सकते हैं।
ये चीज ऐसा बोलना चाह रहा है। For example, to form 2 into 10 plus 3, we have multiplied 2 with 10 and 3 is added. We have multiplied 2 by 10 and then added 3 to the product. और इनके प्रोडक्ट से हमने क्या किया, हमने 3 को ऐड कर दिया। तो देखो नंबर्स के बीच में मैथमेटिकल रिलेशंस का यूज हो सकता है, यही चीज यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, इसको देखना आगे। एक्सप्रेशंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स टू। अब यहाँ पे वो समझा रहा है कि अभी तक हम बात किसकी कर रहे थे, हम नंबर्स की बात कर रहे थे। अब हम वेरिएबल्स का यूज भी कर सकते हैं नंबर्स के साथ में। तो जो आपकी ये है क्या, एक्सप्रेशंस, तो वो सिर्फ नंबर्स नहीं, वेरिएबल्स का यूज भी हम उसमें कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स आर सिमिलर एज द नंबर्स। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप डिजिट्स का यूज करते हैं, आप लेटर्स का यूज करते हैं एज अ डिजिट्स के रूप में, डिजिट्स के रूप में बताने के लिए, ठीक है, या नंबर्स फॉर्म में बताने के लिए। तो हमने ये चीज पढ़ी, लेटर्स कैन बी यूज्ड एज द नंबर्स, और जब नंबर्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन लग सकता है तो वेरिएबल्स के ऊपर भी लग सकता है। जब नंबर्स का यूज करके आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो तो वेरिएबल का यूज भी करके आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। क्लियर है? In fact, we already have seen expressions with the variables, for example 2n, 5m, x plus 10, x minus 3, etc. हमने ऐसी कई एक्सप्रेशंस देखी इस चैप्टर में जहां पे एक नंबर और एक वेरिएबल साथ में लिखा होगा। हो सकता है नंबर और किसी वेरिएबल के बीच में प्लस माइनस का साइन हो, जैसा कि यहाँ पे नंबर और वेरिएबल के बीच में प्लस का साइन है, नंबर और वेरिएबल के बीच में नेगेटिव का साइन है, नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब किसी नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वहां मल्टीप्लिकेशन होता है, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, तो दिस एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स आर ऑब्टेन्ड बाय ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन वेरिएबल्स। ये जितनी एक्सप्रेशंस लिखी हैं इन सब में हमने चारों ऑपरेशंस का यूज किया है। क्लियर? We know that variables can take different values. ये चीज हमने अभी पढ़ी पहली लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी, कि जो वेरिएबल्स हैं वो नंबर का फेस ले सकते हैं, नंबर के वे में लिखे जा सकते हैं, उनको एक्सप्रेस किया जाता है, नंबर्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। ये चीज हमने सीखी। दे हैव नो फिक्स्ड वैल्यू बट दे आर नंबर्स। वो नंबर्स हैं, उनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो वैरी करते हैं, इसलिए तो उनका नाम है वेरिएबल। जो वैल्यू वैरी करती है, चेंज हो सकती है, इसलिए हम उसको वेरिएबल बोल रहे हैं। क्लियर है? ये यहां पे ऐसा बोलना चाह रहा है। दैट इज वाई एज इन द केस ऑफ नंबर्स, ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैन बी डन ऑन देम। तो अब आपको ये समझ आया कि जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन बतानी है या आप कहीं भी वर्ड एक्सप्रेशन सुनोगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? एक्सप्रेशंस आर the statements written in the form of number, variables and mathematical relation। वहां पे equal to का साइन नहीं होता, इक्वालिटी की साइन के बारे में बात ही नहीं हो रही, सिर्फ किसके बारे में बात हो रही है? मैथमेटिकल रिलेशंस, नंबर्स, ठीक है, देखिएगा, नंबर्स, वेरिएबल्स की बात हो रही है, बस। सिर्फ वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं, सिर्फ नंबर्स भी लिख सकते हैं, इन दोनों को साथ भी लिख सकते हैं, और इनके बीच में या इनके साथ में किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं। और ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे है प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। ये चीज ऐसा बोलना चाह रहा है। क्लियर है? और इसी को अलजेब्रा बोलते हैं। तो ये एक एक्सप्रेस करने का तरीका है अपनी बातों को, तो एक्सप्रेस किया इसलिए एक्सप्रेशन है। क्लियर? तो हम करते हैं यहाँ पे बोर्ड क्लियर। अ नंबर एक्सप्रेशन लाइक 4 into 3 plus 5 कैन बी इमीडिएटली इवेल्युएटेड। अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि मान लो आपके सामने कभी इस तरीके से लिखा हुआ आ गया, आपको अगर मैं पूछूं इसका आंसर बताइए, एक फिक्स्ड वैल्यू बताइए, एक नंबर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, तो आप इमीडिएट सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 4 into 3 is 12, 12 plus 5 होता है सर 17, तो हमारा आंसर आ गया है और वो आया है 17। इस तरीके से इमीडिएट आंसर दे सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन ऐसी एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल्स हैं, नंबर्स हैं, मैथमेटिकल रिलेशंस हैं, उनका इमीडिएट जवाब नहीं दे सकते। कब तक नहीं दे सकते? जब तक आपको वेरिएबल या
वो डिपेंडेंट है, बेसिकली ये बोल रहा है कि एक्सप्रेशंस आर डिपेंडेंट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एंड नंबर, दिस एक्सप्रेशंस आर डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल्स। यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल जब तक आपको x की वैल्यू नहीं पता चलेगी आप जवाब इमीडिएट नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? तो बट एन एक्सप्रेशन लाइक 4x plus 5 which contains the variable x cannot be evaluated only if x is given some value, an expression like 4x plus 5 can be evaluated। ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए आपके सामने मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं 4x plus 5 और मैं कहूंगा इमीडिएट आंसर दीजिए, तो आप नहीं दे पाएंगे। द रीजन इज बीइंग आपको x नहीं पता क्या है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू दे दूं, मैं बोलूं x की वैल्यू है 2, तो आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को उठा के यहां डाल सकते हैं। भाई 4 क्या x के साथ जो रिलेशन है वो मल्टीप्लीकेशन है, तो 4 मल्टीप्लाइड विद 2 प्लस 5 लिख सकते हैं और इमीडिएट आंसर आ जाएगा। 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 5 कर दो तो ये आएगा 13। आप कहेंगे सर आंसर आ गया 13। कब आया? जब मैंने x की वैल्यू दे दी। ये चीज समझ आ रही है? बोलो हाँ या ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपको समझ आ रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से सिंपल एक्सप्रेशंस आर सेड टू बी फॉर्म्ड। अब कुछ सिंपल एक्सप्रेशंस होती हैं जिनको अभी सिखाया जा रहा है इस चैप्टर में कि कुछ स्टेटमेंट्स आपको बोल के बताए जाएंगे। ठीक है, बोल के मतलब कैसे, एक जनरल ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आपको बोल दिया जाएगा। जब आप एक्सरसाइज 11.3 पिक करेंगे या 11.2 पिक करेंगे तो वहां पे आपको स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन बनाना बोला गया है और एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट बनाना गया है, बोला गया है, मतलब आपको वहां बना के दिखाना है। एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं और एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में अलजेब्रा के रूप में एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे बोलते हैं। क्लियर है? इसको हम यहाँ पे नोटिस करते हैं, बोर्ड कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वाला ध्यान देना। अगर मान लो आपको कोई एक्सप्रेशन लिख के दी है, एक्सप्रेशन लिख के दी है y plus 5 और आपसे मैं बोलूं क्या किया है यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर द नंबर y इज एडेड अप विथ 5। यही यहाँ जर्नल लैंग्वेज में बोला है कि एक नंबर है 5 एडेड टू y। सिंपल, 5 एडेड टू y, यही चीज यहाँ पे की है। तो यहाँ पे ये क्या सिखाना चाह रहा है? ये सिखाना चाह रहा है कि एक्सप्रेशंस को बोल के कैसे बताया जाता है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्म है और ये जो लिखा है ये एक जनरल लैंग्वेज है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज है। क्लियर? तो क्या हुआ है वो हमें क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये एक्सप्रेशन है, बताइए इस एक्सप्रेशन को कैसे फॉर्म किया गया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कैसे बनी? तो t-7 कैसे बनी? when 7 is subtracted from t। क्या किया है? 7 subtracted from t किया। अगर मैं ऐसा बोल दूं जनरल लैंग्वेज में कि कोई नंबर है 7, उस 7 को अगर मैं t में से सब्ट्रैक्ट कर दूं या किसी अननोन क्वांटिटी में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ऐसी जनरल लैंग्वेज में बोलेंगे, ऐसे ही फिर एक्सप्रेशन फॉर्म होगी। तो t-7, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t। ठीक है, मान लीजिए 10a दिया है, तो यहाँ पे क्या है, 10 और a के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे ये एक्सप्रेशन आ गई? तो आप कहेंगे सर 10 टाइम्स a, क्या लिखा है? when a is multiplied by 10, a is multiplied with 10। तो इसको बोलने का तरीका सिखाया गया है। टाइम्स वर्ड यूज होता है, मल्टीप्लीकेशन वर्ड यूज होता है। 10 मल्टीप्लाइड विथ a बोल सकते हैं, a मल्टीप्लाइड विथ 10 बोल सकते हैं, 10 टाइम्स a बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज बोलने का तरीका सिखा रहा है। x डिवाइडेड 3, x डिवाइडेड बाय 3, x बाय 3 लिखा है, x और x के नीचे 3 लिखा है, ये एक एक्सप्रेशन है। जनरल लैंग्वेज में कैसे बोल के बताएंगे? तो हम कहेंगे x डिवाइडेड बाय 3, ये जो लाइन है डिवाइडेड की लाइन है, तो x डिवाइडेड बाय 3, इस प्रकार से आप बोलते हैं। ठीक है, फिर है q मल्टीप्लाइड बाय -5। q जो है ये मल्टीप्लीकेशन में, एक वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लीकेशन में किसके साथ? एक नेगेटिव नंबर के साथ, -5 के साथ। तो q इज मल्टीप्लाइड विथ -5। ये चीज आपको यहाँ पे लिख के दिखाई है। 3x प्लस 2 को कैसे बोलोगे? तो 3x प्लस 2 का मतलब है कि 3 इज मल्टीप्लाइड विथ x या x इज मल्टीप्लाइड विथ 3। फर्स्ट x इज मल्टीप्लाइड बाय 3। सबसे पहले टर्म में क्या है कि x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x मल्टीप्लाइड बाय 3, देन उसके बाद
2 इज एडेड, देन एडेड विथ 2, ठीक है, देन एडेड टू द प्रोडक्ट, देन 2 इज एडेड टू द प्रोडक्ट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन आपको जो रिजल्ट देता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है? तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। 3 मल्टीप्लाइड विथ x इज अ प्रोडक्ट, इसके साथ 2 को ऐड किया। 2y माइनस 5, इसमें क्या किया है? तो 2 इज मल्टीप्लाइड विथ y एंड देन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। मेरी बात को समझना, क्या बोला है? फर्स्ट y इज मल्टीप्लाइड बाय 2, सबसे पहले y को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, देन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, उसके बाद क्या किया है? 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, 5 को सब्ट्रैक्ट किया है किसमें से? 2y में से। फ्रॉम, यहां पे फ्रॉम वर्ड की बड़ी अहमियत है। फ्रॉम, जहां पे भी फ्रॉम होता है तो फ्रॉम के आगे जो लिखा है वो पहले आएगा। मैंने कहा कि सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम 2, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका हिंदी अनुवाद ये है कि x को सब्ट्रैक्ट करिए 2 में से, ठीक है। तो 2 फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो पहले आएगा और जो पहले लिखा है वो बाद में आएगा। तो देखो, मैंने एक सिंपल ऑर्डिनरी लैंग्वेज को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दिया। यही चीज यहां पे ये सिखा रहा है। क्लियर है? मुझे जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये मेरी बात समझ आई, हाँ या ना। अभी पीछे आपने क्या देखा? एक्सप्रेशन से जनरल लैंग्वेज, जनरल लैंग्वेज से एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चंस है आपको एक्सरसाइज में, तो आपको इसलिए मैं भी करवा रहा हूं यहाँ पे थ्योरी लेक्चर में। क्लियर है? यहां पे देखना, 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, अभी मैंने पीछे बताया फ्रॉम का मतलब जो भी फ्रॉम के बाद लिखा है वो पहले आएगा। तो फ्रॉम के बाद z लिखा है, ये देखो z पहले आया, 12 पहले लिखा है, 12 बाद में आया। ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन के केस में होता है। क्लियर है? तो 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, z में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 25 एडेड टू r, 25 को क्या किया है? r के साथ ऐड किया है, तो r प्लस 25, सिंपल। यहां पे देखना, p मल्टीप्लाइड बाय 16, ये उन्हीं लोगों को समझ आएगा जिनको इंग्लिश में इनका ये बाय, द, इन, ऑफ, फ्रॉम ये वर्ड समझ आते हैं। छोटे छोटे शब्द समझने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको इन शब्द को समझने में प्रॉब्लम है तो आप एक काम करिए, सबसे पहले तो डिक्शनरी पिक करिए, वहाँ पे इज, द, ऑफ, फ्रॉम, इन, बाय का मतलब लिखिए एक कॉपी में। क्लियर है? तो वहाँ पे आपको ये समझ आएगा में से कब बोलते हैं, से कब बोलते हैं, बाय, बाय का मतलब क्या होता है। क्लियर? तो ये देखिए, p मल्टीप्लाइड बाय 16, p जो है वो 16 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो p जो है वो 16 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। हमेशा जब भी कोई नंबर और वेरिएबल लिखेंगे, हमेशा याद रखना नंबर आगे रहेगा और वेरिएबल हमेशा पीछे रहेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तभी। ठीक है? वैसे तो p प्लस 16 भी लिख सकते हो, p माइनस 16 भी लिख सकते हो, 16 प्लस p भी लिख सकते हो, 16 माइनस p भी लिख सकते हो, ये कंडीशन अलग है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा नंबर आगे रहता है और वेरिएबल पीछे रहता है। ठीक है? मल्टीप्लिकेशन के केस में 16p, ठीक है, तो p मल्टीप्लाइड बाय 16, 16 इंटू p कर दिया हमने। चलिए आगे देखिएगा, y डिवाइडेड बाय 8, y किससे डिवाइड हो रहा है? y डिवाइड हो रहा है 8 से, तो y डिवाइड हो रहा है, y इज द डिवाइजर, 8 इज द डिविडेंड, जो 8 उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है? तो y डिवाइडेड बाय 8 मतलब y ऊपर रहेगा, 8 नीचे रहेगा। क्लियर है? m मल्टीप्लाइड बाय -9, जो m एक वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई हो रहा है -9 के साथ। तो देखो इसमें समझना, m जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है -9 के साथ, तो आप कहेंगे सर ने बोला था नंबर हमेशा आगे वेरिएबल पीछे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका है। 9 आगे m पीछे, तो ये हो जाएगा -9m। क्लियर है? तो देखिए -9m यहां पे भी आया होगा, ये रहा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सप्रेशन को, मतलब हम लोग एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज को एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक एक्सप्रेशन को ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और ये आना जरूरी है क्योंकि
7th 8th 9th 10th 11th 12th इन क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे इन क्लासेस में मैथमेटिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वहाँ पे 1 2 3 4 चैप्टर जो है वो अर्थमेटिक पे ऊपर डिपेंड है, और अर्थमेटिक में ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स, एजेस वाले क्वेश्चन होंगे, बोट वाले क्वेश्चंस होंगे, ट्रेन वाले क्वेश्चंस होंगे, कई इस तरह के सवाल होते हैं जहाँ पे वर्ड्स को हेल्प से हमें एक्सप्रेशन फॉर्म करना आना चाहिए। मेरी बातें अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए यस, हाँ या ना। ठीक है, मेरी बातें वैसे आपको बहुत अच्छे समझ आ रही होंगी, नहीं तो पीछे जाके एक बार दोबारा मैं क्या बोल रहा हूँ हर एक चीज़ को सुनो। छोटी सी वीडियो है, ठीक है, तो मैं पूरा यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट तरीके से थ्योरी समझ आ रही होगी। एक्सरसाइज सॉल्व करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करते तो यहाँ पे इशू आ सकता है। डन, चलो। y मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड देन 7 एडेड टू द प्रोडक्ट। ये कह रहा है सबसे पहले y जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है 10 के साथ, तो सबसे पहले y जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद जो है 7 ऐड हुआ है उस मल्टीप्लिकेशन के साथ। प्रोडक्ट का मतलब है जिनका पहले आपने मल्टीप्लिकेशन किया। देखना, 10 मल्टीप्लाई हुआ है y के साथ, फिर उसमें 7 ऐड हुआ है, 10y प्लस 7। क्लियर? ऐसे ही n मल्टीप्लाइड बाई 2, n 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, n क्या हुआ है तो n 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद and 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। जो 1 है वो सब्ट्रैक्ट हुआ है किससे? इनके प्रोडक्ट से, तो 2n माइनस 1, इसलिए यहां पे ये आया। मेरी बातें मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होंगी। क्लियर? तो इस प्रकार से इस चैप्टर में आपने फाइनली वर्ड वेरिएबल के बारे में समझा, वेरिएबल के यूज से कैसे रूल्स बनते हैं, एक्सप्रेशन क्या होती हैं, एक्सप्रेशन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कैसे वेरिएबल्स, नंबर और मैथमेटिकल रिलेशंस का यूज होके हम लोग चीजें एक्सप्रेशन के रूप में लिखते हैं। क्लियर? और अब आप 11.2 और 11.3 खुद से सॉल्व करिए। नहीं बन रहा, सॉल्यूशन वीडियो जो देखिए, सॉल्यूशन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है सो दैट आपको कोई इशू ना आए। अब सबसे आसान तरीका सारी वीडियोस को विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट वॉच करने का, तो वो ये है कि आपको सिंपली टाइप करना है सर्च इंजन के अंदर magnetbrains.com। magnetbrains.com टाइप करते ही आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा क्लास 6 का ऑप्शन, क्लास 6 क्लिक करिए तो आपके सामने आपकी सारी टीचर्स आ जाएंगी, चाहे संस्कृत हो, कंप्यूटर्स हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सारी टीचर आपके सामने। ठीक है, आपको जिन भी टीचर्स द्वारा पढ़ना है उन टीचर्स की फोटो के नीचे आपको वॉच नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उस वॉच नाउ को क्लिक करिए और उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए कंप्लीट कोर्स पे आप आ जाएंगे। मतलब वो जो चैप्टर आप पढ़ना चाह रहे थे, मैथ्स आप पढ़ना चाह रहे थे सब्जेक्ट, उसके अंदर जो चैप्टर्स पढ़ना चाह रहे हैं वो एक अरेंज मैनर में आपको यहाँ पे दिखेगा। क्लियर? आपको जो सा चैप्टर वॉच करना है उस चैप्टर पे क्लिक करिए तो विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट वीडियो रन होना स्टार्ट। इतना आसान है घर बैठ के तैयारी करना 100% फ्री एजुकेशन के साथ। किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको यहाँ पे नहीं करना। सिर्फ 3 छोटे काम करने हैं। वो 3 छोटे काम ये है कि जल्दी से वीडियो को एक लाइक देना है, चैनल का बेल आइकन प्रेस करना है सो दैट जो भी नए नोटिफिकेशंस आते हैं वो पहले आपको मिले। वीडियो का लिंक शेयर करना नहीं भूलना, मतलब अपने दोस्तों की भी हेल्प करनी है। तो देखो 3 प्यारे से काम, टीचर का मोटिवेशन, खुद की हेल्प, दूसरों की हेल्प, बस यही हमारा मोटो है। तो मैग्नेट ब्रेन्स फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, आपको अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे शेयर करना नहीं भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी लेक्चर में जहां पे मैंने आपको समझाया है कि इक्वेशंस का मतलब क्या है। तो 11.4 एक्सरसाइज, 11.5 एक्सरसाइज उस थ्योरी लेक्चर से आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। उसको वॉच करना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एंड टेक केयर।